नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एग्जिट पोल से उत्साहित बीजेपी मतगणना से पहले 501 किलो लड्डू का ऑर्डर। खबर में आगे जिक्र होगा कि भूटान से लौटते ही एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी, ब्लास्ट में हुए घायलों से की मुलाकात। आगे बताएंगे कि धर्मेंद्र हुए हॉस्पिटल से डिस्चार्ज, डॉक्टर बोले घर पर देख रेख करेगा परिवार। इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि योगी सरकार ने नारी शक्ति को दिया कवच, अब 100% अपनी शर्तों पर करियर की उड़ान भरेगी महिलाएं। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि बांग्लादेश लौटने को तैयार शेख हसीना, बता दी वापसी की शर्त, यूनुस पर खूब बरसी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। एग्जिट पोल से उत्साहित बीजेपी, मतगणना से पहले 501 किलो लड्डू का ऑर्डर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बिहार में 14 नवंबर को होने वाली मतगणना के साथ ही राज्य की राजधानी में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ने लगी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनुकूल नतीजे की उम्मीद में जश्न की तैयारी कर रहे हैं। पटना में कई एग्जिट पोल में एनडीए की जीत की भविष्यवाणी के बाद भाजपा कार्यकर्ता लड्डू बनाने के लिए एकजुट हुए हैं। उनका कहना है कि मतगणना वाले दिन से पहले लगभग 501 किलोग्राम लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि एक कार्यकर्ता ने कहा कि एनडीए बिहार चुनाव में भारी बहुमत से जीत रहा है। एग्जिट पोल भी यही दिखा रहे हैं और इससे पहले हमने 501 किलो लड्डू बनाने का ऑर्डर दिया था। हम इसे उन लोगों में बांटेंगे जिन्होंने हमें सत्ता में बने रहने के लिए वोट दिया है। बिहार की जनता ने मन बना लिया है। 2025 पहले एनडीए और फिर नीतीश। इस बीच जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार अनंत कुमार सिंह के आवास पर भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां कार्यकर्ताओं ने मतगणना परिणामों की प्रत्याशा में टेंट लगाना, कुर्सियां लगाना और परिसर को सजाना शुरू कर दिया। पार्टी सदस्यों ने कहा कि समर्थकों और शुभचिंतकों के स्वागत की तैयारियां चल रही हैं, जिनके परिणामों के दिन इकट्ठा होने की उम्मीद है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भूटान से लौटते ही एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी, ब्लास्ट में हुए घायलों से की मुलाकात। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय भूटान दौरे से वापस लौट चुके हैं। दिल्ली में लैंड होने के बाद सीधे पीएम आवास जाने के बजाय वो एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे हैं। यहां उन्होंने दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से मुलाकात की है। पीएम मोदी ने भूटान में भी अपने संबोधन में साफ तौर पर कहा था कि किसी भी षड्यंत्रकारी को छोड़ा नहीं जाएगा। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर पीएम मोदी की अध्यक्षता में एक बैठक भी होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी कुछ देर पहले ही भूटान से लौटे हैं और एलएनजेपी अस्पताल पहुंचकर उन्होंने जो ब्लास्ट में घायल लोग हैं उनसे मुलाकात की है और इसके साथ ही लोगों को पूरी मदद का भरोसा भी दिलाया है। यहाँ उन्होंने डॉक्टरों की टीम से भी मुलाकात की है। अस्पताल में पीड़ितों से मुलाकात के बाद एक बार फिर पीएम मोदी ने कहा कि षड्यंत्रकारियों को छोड़ा नहीं जाएगा। लाल किला मेट्रो ब्लास्ट मामले में दिल्ली पुलिस ने यूएपीए की धारा 16 और 18, विस्फोटक अधिनियम और बीएनएस की धाराओं के तहत कोतवाली थाने में केस दर्ज किया है। हालांकि पूरे मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। आतंकी डॉक्टर उमर पुलवामा के कोयल का रहने वाला था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। धर्मेंद्र हुए हॉस्पिटल से डिस्चार्ज, डॉक्टर बोले घर पर देख रेख करेगा परिवार। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड के लीजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र को ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। बुधवार सुबह एक एम्बुलेंस में उन्हें घर ले जाया गया। परिवार ने एक्टर को घर ले जाने का तय किया है। उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। सांस लेने में तकलीफ के बाद उन्हें मुंबई के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था। डॉक्टर उनकी सेहत पर लगातार नजर बनाए हुए थे और देश भर में फैंस उनकी सेहत के लिए दुआ कर रहे थे, लेकिन बुधवार को उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके घर ले जाने की खबर आई है। दोस्तों, समाचार एजेंसी के मुताबिक धर्मेंद्र का इलाज कर रहे डॉक्टर प्रतीत समदानी ने बताया कि धर्मेंद्र जी को सुबह करीब 7:30 बजे के करीब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया है। उनका इलाज घर पर चलता रहेगा क्योंकि परिवार ने घर पर ही उनका ट्रीटमेंट करवाने का फैसला किया है। धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल ने बताया था कि धर्मेंद्र की हालत में सुधार है और पत्नी हेमा मालिनी ने मीडिया से निष्ठा बनाए रखने का आग्रह किया था। मंगलवार रात तक हॉस्पिटल में धर्मेंद्र से मिलने के लिए लोगों का आना जाना लगा रहा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। योगी सरकार ने नारी शक्ति को दिया कवच, अब 100% अपनी शर्तों पर करियर की उड़ान भरेंगी महिलाएं। जी हाँ दोस्तों, बेटियों से लेकर घर की महिलाएं तक जब भी नौकरी के लिए बाहर होती हैं तो घर वाले चिंतित रहते हैं। जब तक वो सुरक्षित घर नहीं लौट आती तब तक परिवार के लोग बेचैन रहते हैं। लेकिन यूपी की योगी सरकार ने केवल एक फैसले से प्रदेश की करोड़ों महिलाओं और 5 करोड़ से ज्यादा परिवारों को चिंता मुक्त कर दिया है। अब यूपी में कामकाजी बेटियां हो या फिर परिवार चलाने के लिए काम करने वाली महिलाएं, सबको घर से लेकर दफ्तर तक योगी सरकार ने सबसे बड़ा सुरक्षा कवच दिया है। नाइट शिफ्ट में महिलाओं को काम करने का अधिकार कई मायनों में एक सकारात्मक और ठोस पहल है। योगी सरकार के फैसले के मुताबिक अब नाइट शिफ्ट में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक का काम करने के लिए यूपी की महिलाओं
की सहमति लेना अनिवार्य है, यानी महिलाएं जब अपनी सहमति देंगी तभी उन्हें नाइट शिफ्ट में काम कराया जा सकेगा। इसके अलावा कारखानों में सुरक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन सुविधाएं, साथ ही सीसीटीवी निगरानी और सुरक्षा गार्डों की तैनाती अनिवार्य की गई है। इस फैसले से महिलाओं और बेटियों में वर्क प्लेस पर सुरक्षा का भाव प्रभावी होगा। इतना ही नहीं, महिला कर्मचारी अपनी सहमति से लगातार 6 घंटे तक बिना किसी अंतराल के कार्य कर सकती हैं। महिलाओं के लिए ओवरटाइम की सीमा 75 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे प्रति तिमाही की गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बांग्लादेश लौटने को तैयार है शेख हसीना, बता दी वापसी की शर्त, यूनुस पर खूब बरसी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश वापसी की इच्छा जताई है, लेकिन उन्होंने इसके लिए शर्तें भी रखी हैं। उनका कहना है कि वो तभी स्वदेश लौटेंगी जब देश में भागीदारी पूर्ण लोकतंत्र बहाल हो और उनकी पार्टी अवामी लीग पर लगी पाबंदी हटाई जाए। हसीना स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा समावेशी चुनाव की मांग कर रही हैं। ये बयान उस समय आया है जब अवामी लीग ने 13 नवंबर को बड़े पैमाने पर हड़ताल का ऐलान किया है। भारत के किसी गुप्त स्थान पर रह रही शेख हसीना ने एक इंटरव्यू में वर्तमान अंतरिम सरकार और उसके प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर भारत के साथ संबंधों को खराब करने तथा चरमपंथी तत्वों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। अपनी विदेश नीति की तुलना अंतरिम सरकार से करते हुए उन्होंने कहा कि ढाका और नई दिल्ली के बीच के व्यापक एवं गहन रिश्तों को यूनुस की मूर्खतापूर्ण कार्रवाइयों का डटकर मुकाबला करना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 1.26 करोड़ लाडली बहनों के खाते में 1857 करोड़ ट्रांसफर, मोहन यादव बोले, जो कहा वो किया। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए 12 नवंबर का दिन खास रहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 1,26,00,000 लाडली बहनों के खातों में 1500 रुपये यानी 1857 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। उन्होंने सिवनी में 560.75 करोड़ रुपए की लागत के 114 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। उन्होंने विश्व की सबसे बड़ी बाघ प्रतिमा का भी अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने यहां प्रदर्शनियों का अवलोकन किया और बच्चियों का खीर चटाकर अन्नप्राशन भी किया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। लालू यादव और राहुल गांधी को वोट क्यों दें, एग्जिट पोल्स में एनडीए की जीत की भविष्यवाणी पर बोले गिरिराज सिंह। जी दोस्तों, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बुधवार को बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की जीत का भरोसा जताया। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस गठबंधन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि गठबंधन में आंतरिक कलह और नेताओं के बीच भ्रष्टाचार व्याप्त है। सिंह ने कहा कि गुजरात के अलावा बिहार एक ऐसा राज्य है जहां 20 साल बाद भी मौजूदा सरकार के पक्ष में माहौल है। मुझे लगता है कि इस बार का स्ट्राइक रेट 2010 से ज़्यादा होगा, क्योंकि महिलाएं इस सरकार को लेकर काफ़ी उत्साहित थी, जो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। 2010 में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले भाजपा गठबंधन ने 243 सीटों वाली विधानसभा में 203 सीटों के साथ आरामदायक बहुमत हासिल किया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। रोहित शर्मा का बड़ा फैसला, अब खेलेंगे T20। साउथ अफ्रीका ओडीआई सीरीज से पहले टूर्नामेंट में मारी एंट्री। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम का मुकाबला साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के साथ वनडे सीरीज में होना है। फैंस को वनडे सीरीज मुकाबले में बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि इस सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली भी हैं और उनका खेलना तय माना जाता है। लेकिन इसी बीच बीसीसीआई ने बड़ा फरमान जारी किया है। बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट ने दोनों दिग्गजों से साफ कर दिया है कि अगर वनडे टीम में खेलना है तो घरेलू टूर्नामेंट में खेलना ही होगा। इस बीच रोहित शर्मा ने बड़ा फैसला लेते हुए सबको चौंका दिया है। रोहित शर्मा ने टेस्ट और T20 से पहले ही संन्यास ले लिया है। ऐसे में उनके फिटनेस के लिए हमेशा मुसीबत बनी रहती है। ऐसे में भारतीय टीम में अपनी जगह बनाने के लिए हर तरह से अपना सब कुछ देने को तैयार हैं। इसीलिए वो जल्द ही शुरू हो रहे विजय हजारे ट्रॉफी उसमें खेलेंगे। इस घरेलू टूर्नामेंट के लिए रोहित शर्मा ने महाराष्ट्र क्रिकेट संघ को हामी भर दिया है और वो विजय हजारे ट्रॉफी खेलने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जम्मू कश्मीर में प्रतिबंधित जमाते इस्लामी पर कड़ी कार्रवाई। कुलगाम सहित 4 जिलों में 200 से ज़्यादा ठिकानों पर छापे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में पुलिस ने बुधवार को प्रतिबंधित जमाते इस्लामी के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की और इस कार्रवाई में 200 से ज़्यादा ठिकानों पर छापे मारे गए। आपत्तिजनक सामग्री व डिजिटल उपकरण जब्त किए गए और ये कार्रवाई दिल्ली विस्फोट और एक अंतर्राज्यीय सफ़ेद पोश आतंकवादी मॉड्यूल के भांडाफोड़ के बाद की गई है। आपको बता दें कि अधिकारियों ने बताया कि शोपियां, कुलगाम, बारामूला और गंदरबाल जिलों में कई स्थानों पर छापे मारे गए। उन्होंने बताया कि JEI सदस्यों और उनके साथियों के आवासों और परिसरों पर छापे मारे गए तथा तलाशी ली गई। आपको ये कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार के सभी एग्जिट पोल में एनडीए आगे,
फिर से बनेगी नीतीश सरकार। जी हां दोस्तों, बिहार में लगभग 1 महीने चली चुनावी प्रक्रिया अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। राज्य की 243 सीटों पर 2 चरण में मतदान हो चुका है और पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान के बाद दूसरे चरण में भी बम्पर वोटिंग हुई है। इसके चलते सभी दल अपने अपने हिसाब से इसका विश्लेषण कर रहे हैं और इस बार सत्ताधारी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए में जनता दल यूनाइटेड के अलावा भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर शामिल है। विपक्षी महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, विकासशील इंसान पार्टी और लेफ्ट समेत कई अन्य दल भी शामिल हैं। नई नवेली जन सुराज ने भी बिहार की लगभग सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि उसके कुछ उम्मीदवार या तो मैदान से हट गए या फिर उन्होंने किसी और का समर्थन कर दिया। इस चुनाव को महागठबंधन बदलाव का चुनाव बता रहा है और वहीं सत्ताधारी एनडीए का कहना है कि 25 से 30 भी नीतीश ही होंगे। वहीं जन सुराज के लिए ये उम्मीदों का चुनाव है। दोस्तों, पोल्स ऑफ पोल्स ने अपने एग्जिट पोल में एनडीए सरकार को जबरदस्त वापसी करते दिखाया है। इसमें एनडीए को 138 से 155 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं महागठबंधन को 82 से 98 सीटें, जन सुराज को 2 सीटें और अन्य के खाते में 3 से 7 सीटें जा सकती हैं। बात की जाए चाणक्य स्ट्रेटजीज के, तो इनके एग्जिट पोल में भी एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। इसके मुताबिक एनडीए को 130 से 138 और महागठबंधन को 100 से 108 सीटें मिल सकती है, जबकि अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। चाणक्य स्ट्रेटजी के एग्जिट पोल के हिसाब से बिहार में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। बात की जाए टीआईएफ रिसर्च की, तो इसके एग्जिट पोल में भी एनडीए सरकार बनती दिख रही है। इसके मुताबिक एनडीए को 145 से 163 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं महागठबंधन को बिहार में हार का मुंह देखना पड़ रहा है और इसके मुताबिक महागठबंधन को 76 से 95 सीटें और अन्य को 3 से 6 सीटें मिल सकती हैं। पीपल्स इनसाइट के एग्जिट पोल का भी यही हाल है। जेवीसी पोल में भी, यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर तमाम एग्जिट पोल हमारे सामने हैं और इन सब में एनडीए की सरकार बनती बिहार में नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से वोट चोरी का आरोप विपक्ष द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पर लगाया जा रहा था, वो कहीं ना कहीं हवाई साबित हुआ है और उसका गुब्बारा अब फूट चुका है और एनडीए की फिर से सरकार बिहार में बनते नजर आ रही है। फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। फलौदी सट्टा बाजार में एनडीए के 145 सीट जीतने का अनुमान। महागठबंधन का रेट अगर आपको बताए दोस्तों, तो बता दें आपको कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर फलौदी सट्टा बाजार में भी अनुमानों का दौर चल रहा है। बिहार चुनाव को लेकर फलौदी सट्टा बाजार कह रहा है कि नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए एक बार फिर से जीतेगा और सरकार बनाएगा। वहीं सट्टा बाजार इंडिया अलायंस यानी महागठबंधन के 89 से 91 सीटों पर सिमटने का अनुमान लगाया गया है। फलौदी सट्टा बाजार में अनुमान लगाया जा रहा है कि एनडीए के घटक दल बीजेपी को 68 से 70 सीटें जीत सकती है। वहीं जेडीयू के प्रदर्शन में सुधार का अनुमान लगाया गया है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 58 से 60 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया। फलौदी सट्टा बाजार में इंडिया गठबंधन के लगभग 90 सीटों पर सिमटने का अनुमान जताया गया है और लालू यादव की पार्टी आरजेडी के 68 से 70 सीटों से संतोष करने का अनुमान लगाया गया है। तो वहीं महागठबंधन के दूसरे बड़े घटक दल कांग्रेस को महज 13 से 15 सीटों पर ही सिमटना पड़ेगा और संतोष करना पड़ेगा अगर फलौदी सट्टा बाजार की बात मानी जाए तो। दोस्तों, आपको क्या लगता है किसकी बनने वाली है बिहार में सरकार? कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दोषियों को छोड़ेंगे नहीं, दिल्ली ब्लास्ट पर राजनाथ सिंह की चेतावनी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लाल किले के सामने हुए ब्लास्ट के बाद पूरी दिल्ली हाई अलर्ट पर है। बीती रात से ही जांच एजेंसियां मौके पर मौजूद हैं। कई घंटों की पड़ताल के बाद साफ हो गया कि लाल किले पर कार में हुआ धमाका एक आतंकी हमला था जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। वहीं अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस हमले को लेकर चेतावनी जारी की है। राजनाथ सिंह का कहना है कि धमाके की साजिश रचने वालों को किसी कीमत पर माफ नहीं किया जाएगा, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस धमाके की जांच की जा रही है, जांच में जो कुछ भी पता चलेगा उसे लोगों के सामने रखा जाएगा। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जो कोई भी इस मामले का जिम्मेदार होगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। रक्षा मंत्री ने एक डिफेंस कॉन्क्लेव में भाषण के दौरान मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए घटना पर दुख व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि इस घटना में अपनी जान गंवाने वालों के प्रति मैं हृदय से संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवारों को शक्ति मिले।
दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमित शाह के घर 1.5 घंटे तक हाई लेवल मीटिंग, अब एक्शन की तैयारी, आईबी, एनआईए, एनएसजी सब एक्टिव। जी हां दोस्तों, दिल्ली में लाल किले के पास आतंकी हमले के बाद अब एक्शन की तैयारी है। गृह मंत्री शाह के घर पर हाई लेवल मीटिंग हुई जो पूरे 1.25 घंटे तक चली। इस मीटिंग में आईबी चीफ, एनआईए के डीजी के साथ ही एनएसजी के डीजी भी मौजूद थे। मीटिंग की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस बैठक में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के अलावा आईबी के चीफ और गृह सचिव भी शामिल हुए। बैठक में धमाके के बाद उसकी जांच और आगे के एक्शन को लेकर 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक बात हुई। माना जा रहा है कि गृह मंत्री ने सभी जांच एजेंसियों को आगे की कार्रवाई के लिए निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि दिल्ली के चांदनी चौक में सोमवार 7 बजे एक कार के अंदर जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके के बाद तय हो गया था कि मंगलवार की सुबह गृह मंत्री अमित शाह सभी जांच एजेंसियों के प्रमुख के साथ हाई लेवल मीटिंग करेंगे। इसे देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह के घर पर मीटिंग रखी गई थी और इस धमाके के बाद भी गृह मंत्री शाह घटनास्थल पर पहुंचे थे और मौके का मुआयना उन्होंने किया था। ब्लास्ट वाली जगह के बाद गृह मंत्री शाह अस्पताल भी पहुंचे थे और हमले में घायल हुए लोगों से उन्होंने बातचीत की थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली ब्लास्ट पर भूटान से पीएम मोदी ने दिया 2 टूक मैसेज, षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को दिल्ली के लाल किले के पास हुए घातक कार विस्फोट पर गहरा दुख व्यक्त किया जिसमें 12 लोगों की जान चली गई। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। भूटान की राजधानी थिम्पू की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली में एक दुखद घटना घटी। मैं उन परिवारों का दर्द समझ सकता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज मैं भारी मन से यहाँ आया हूँ। दिल्ली में हुई घटना ने सभी को झकझोर दिया है और इस दुख की घड़ी में पूरा देश प्रभावित परिवारों के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि विस्फोट के बाद से ही वो व्यक्तिगत रूप से स्थिति पर नजर रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि रात में सभी संबंधित एजेंसियों के संपर्क में वो थे और हमारी एजेंसियां इस विवाद की तह तक जाएगी। सभी जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। सोमवार शाम ऐतिहासिक लाल किले के पास खड़ी एक कार में हुए शक्तिशाली विस्फोट में 12 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें दोस्तों कि बांग्लादेश से बड़ी खबर आ रही है। यूनुस को सेना ने चारों ओर से घेर लिया है। भारत से शेख हसीना ने बड़ा खेल कर दिया। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश में एक बार फिर विद्रोह शुरू हो गया और आशंकाएं लगाई जाने लगी हैं कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार का अब तख्ता पलट होने वाला है। बता दें आपको, और ये तख्ता पलट कोई और नहीं बल्कि शेख हसीना की पार्टी ही करवाएगी। बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं और सेना के तमाम अधिकारी भी मोहम्मद यूनुस के खिलाफ खड़े हो गए हैं। खबर यह है कि 19 नवंबर को बड़ा विद्रोह करने की तैयारी हो रही है। लॉकडाउन बाकायदा ढाका में लगाने की तैयारी शेख हसीना की पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं और इन सभी स्थितियों को देखते हुए पूरे ढाका को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। 142 से ज्यादा जगहों पर 7000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में कोर्ट के बाहर जोरदार धमाका, 12 लोगों की मौत, 21 घायल। वजीरिस्तान में भी आत्मघाती हमला। जी दोस्तों, दिल्ली के लाल किले पर हुए बम धमाके के बाद अब पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भी धमाका हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक एक जिला अदालत के बाहर धमाका हुआ है जिसमें कई लोगों के घायल होने की रिपोर्ट है। ऐसी रिपोर्ट है कि यह धमाका एक कार में हुआ और कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कम 12 लोगों की मौत और 20 से 25 लोगों के घायल होने की जानकारी दी गई है। इससे पहले दक्षिण वजीरिस्तान के वाना कैडेट कॉलेज पर हुए कोऑर्डिनेट हमले में एक कार, बम और कई आत्मघाती हमलावर शामिल थे जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। सुरक्षा बलों ने 2 हमलावरों को मार गिराया और 3 को अंदर ही घेर लिया। पाकिस्तानी सेना के डीजी ISPR ने घटना की पुष्टि की है जबकि TTP ने इसमें अपनी संलिप्तता से इनकार कर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। फिलिस्तीनी राजदूत ने भारत को UNSC में शामिल करने की मांग, बोले हमारी सुरक्षा के लिए ये जरूरी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि फिलिस्तीन के राजदूत को उम्मीद है कि स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र के गठन और खाड़ी क्षेत्र में स्थायी शांति में भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। फिलिस्तीनी राजदूत अब्दुल्ला अबू शावेश के मुताबिक भारत हमारा बड़ा भाई है और 1930 में महात्मा गांधी से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक हर भारतीय नेता ने फिलिस्तीन की हिमायत की है। सावेश ने ये बातें विशेष बातचीत में कही। दोस्तों, आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 72 घंटे के लिए भारत नेपाल सीमा सील। उधर अमित शाह ने दिया आतंकवाद को लेकर बड़ा बयान। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण की वोटिंग
11 नवंबर को हो रही है और ऐसे में मतदान से पहले भारत नेपाल सीमा के कई चौकियों को 72 घंटे के लिए सील कर दिया गया है। मोतिहारी के सहायक मुख्य जिला अधिकारी संजय कुमार पोखरेल ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से हमने सीमा पार करने पर रोक लगा दी है। अधिकारी ने आगे कहा कि मोतिहारी जिले की सभी सीमा चौकियों को सील कर दिया गया। शनिवार शाम 6 बजे से ही सीमा चौकियों को बंद कर दिया गया था। बता दें कि रविवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का प्रचार प्रसार समाप्त हो गया और अब यहां पर दूसरे चरण का मतदान जारी है और मतदान खत्म होते ही ओपिनियन पोल भी आपके सामने हम स्क्रीन पर रखेंगे। एनडीए और महागठबंधन के शीर्ष नेताओं ने इस मतदान से पहले मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए खूब प्रयास किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सासाराम में एक विशाल रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शक्तिपीठ की इस पावन धरती पर मैं कह रहा हूं, अगर आतंकवादी गोली चलाए तो हम गोली का जवाब गोली से देंगे।